नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पे स्वागत है। और जैसा हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, पिछले 25 सेट्स जो है हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम सेट नंबर 26 करने वाले हैं। ठीक है। इसके माध्यम से आपको अलग अलग सेक्शंस जो एजुकेशन के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका रिवाइज कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है। और आज हम इसमें 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उनके साथ साथ जहाँ पे आवश्यकता होगी हम उनका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे भी। तो 20 क्वेश्चंस साथ के साथ जहाँ आवश्यकता होगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे टिक कर दें। साथ ही बेल आइकन आएगा, उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाए। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप हमारे ग्रुप सीटेट मेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये DSSB, KBS, NBS, एचटेट, रेट सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एजुकेशन के लिए स्पेशली ये ग्रुप काफ़ी अच्छा है। लगभग 26,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन करके अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम ह्यूमन एरर करके 2-4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ लिया कि कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है, तो हम कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं, या फिर वो छूट जाता है वो हिस्सा, तो हमारा क्वेश्चन जनरली गलत हो जाता है। तो 3-4 ऐसे अगर गलत हो गए ना, तो फिर आप बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से, क्योंकि आसान क्वेश्चन आपके सभी सही होने चाहिए। ह्यूमन एरर बिल्कुल कम से कम हो, एकदम नहीं के बराबर हो। ये आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए कि आपकी कमी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उभर कर नहीं आनी चाहिए, और कम से कम ह्यूमन एरर हो। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें नहीं है पूछा गया है। पहला देखिए, रोड्स ऑफ परीक्षण, 16 PA प्रश्नावली, TAT, बीने साइमन स्केल। बताइए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बीने साइमन स्केल। ये तीनों जो है व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, इनका रिलेशन है। इसका जो है नहीं है। ठीक है। इसलिए चूंकि नहीं है पूछा है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है। इनमें से किसकी देन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है? ठीक है। मतलब कि किसके अनुशंसा पे या किसके सजेशन से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना की गई, बनाई गई? ऑप्शंस देखिए। कोठारी कमेटी है, राधा कृष्णन आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मुदालियर आयोग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। इसका वैसे हम डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, पांचों के बारे में जो आवश्यक बातें हैं वो हम जानेंगे। इसका राइट आंसर सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कब आया था। तो ये 1988 में आया है। कोठारी कमेटी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1964 से 66 में। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, जो कोठारी कमेटी है इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है। तो होता है जनरली क्वेश्चन आयोग और नीति, इसमें कन्फ्यूज़न करता है। नीति अगर है तो 2 बार आई है, एक तो 1968 और एक 1986 सेकेंड। वैसे इस पे मैंने 3 वीडियो अलग अलग जो है आपको, जो लगभग 40 कमीशंस आज तक भारत सरकार ने भारत में बनाए गए हैं, चाहे ब्रिटिश भारत हो या वर्तमान भारत हो स्वतंत्रता के बाद, दोनों में जो है 40 के अराउंड आज तक के जितने भी कमीशंस बनाए गए हैं, वो उन सबको लेकर मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। वो आपको मिल जाएगा। आप राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कुछ भी सर्च मारेंगे तो वो सर्च में आ जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी नीचे जाकर ढूंढ सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका नोट्स जो है सीटेट मेंटर पे आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था। तो आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप गैलरी में जाके, ग्रुप की जो गैलरी होती है, एल्बम्स होती है, एल्बम्स, उसमें जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको पूरा वहाँ पे प्रिंटेड में भी मैंने अवेलेबल करा दी है। ठीक है। चलिए, तो कोठारी आयोग
1964 से 66, ठीक है। कोठारी आयोग को इनका पूरा नाम क्या था ये भी जान लीजिए, हो सकता है कहीं यहीं पूछ दे। तो दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था, 1964-66 में बनाया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं इसे। आगे बढ़े, चलिए। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में बनाया गया। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी, ठीक है। ये राधा कृष्णन आयोग 48 से 49, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो ये 1968 में एक बनी है, और दूसरी कब बनी है? तो 68 का उल्टा क्या होता है? 86, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, बहुत आसान तरीका है। चलिए, इसको हो गए, इतनी काफ़ी है। चलिए अब देखते हैं मुदालियर। मुदालियर कब बना था? तो ये 1952 में बना था। 1952 में मुदालियर आयोग बना था। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली अगर क्वेश्चन में माध्यमिक शिक्षा आयोग दे दे और मुदालियर नहीं हो किसी क्वेश्चन में, या पूछ दे कि कब गठित किया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? इनमें से कौन सा मेथड अपनाएंगे? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को बुलवाएंगे, ए और बी दोनों। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तीनों ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमेशा एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शंस सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो या जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, आप उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा एज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही है, 3 भी थोड़ा ठीक है। तो ए और बी अगर दोनों सही है और ए और बी साथ में ऑप्शन में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए ए और बी के साथ, मतलब कि ऑप्शन डी के साथ, और राइट आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत, ए एंड बी दोनों। क्या गुण आवश्यक है? ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरत है इनमें से तो वो है सी, बार बार प्रयास करने की आदत, मतलब कि वो निरंतरता बनाए। भाषा विकास जो है समस्या का समाधान नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शंस को जैसे होता है कि क्रॉस कर दे, अगर लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता तो क्रॉस कर दो आप। स्वावलंबी बालक से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, या कुछ मामलों में हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो अभी बच्चा है, तो उसको स्वावलंबी होना ज़रूरी नहीं है। तो सी के साथ जाइए, डेफिनेटली सी इज़ द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? स्किनर, हल, हेगर्टी, पावलोव। बताइए राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? प्रबलन का सिद्धांत है हल के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हल होगा। आगे आते हैं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, इनमें से कौन सा कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है? शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो पहले तो इसमें से जो लगता है कि वो बिल्कुल हो नहीं सकता, तो आप उसे काटिए। ठीक है, पहले आप सोचिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए 6 नंबर का। वही मेथड अपनाइए, जो पहले लग रहा है कि बिल्कुल हो नहीं सकता क्रॉस करिए। ऑप्शंस कम होंगे तो समय कम लगेगा, ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बी राइट आंसर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
7 नंबर देखिए, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। औपचारिक नहीं पूछा है, अनौपचारिक पूछा है, ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में। बताइए 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा। इसके लिए कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर देखिए, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। बताइए। भाषण से कुछ नहीं होगा, किताब से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। उनके साथ आप विचार विमर्श करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, या उससे जो संबंधित कुछ अगर उसके मन में शंकाएं हैं तो अगर आप उससे रिलेटेड अगर उससे बातें करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि समाज को आप किताब में नहीं पढ़ सकते। किताब जो है एक लिमिटेशन है उसका, एक किसी खास व्यक्ति का विचार है, किसी न किसी ने तो उसे लिखा ही है ना, तो वो अपने अनुसार उसे लिखा है। तो आप केवल किताब पे डिपेंडेंसी करके समाज के हर चीज़ को नहीं जान सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर चुनना हो तो हम बी के साथ जाएंगे। क्योंकि विचार विमर्श करने का हम डिस्कशन क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी समस्याएं हैं या मन में जो बातें चल रही हैं, सामने वाले की सोच क्या है, वो चीज़ उभर के सामने आती है। तो इसलिए बी के साथ जाना सही रहेगा। 9 नंबर देखिए, कोई छात्र अब आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बालकों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसको लेकर। चलिए ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं, ये दोनों ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, तो आप डी के साथ जाइए। रीजन को जानेंगे, क्योंकि आपका काम सुधारवादी है, आप सुधार करने के लिए वहाँ पे हैं। अगर उसमें कोई कमी है या किसी विशेष कारण से वो अगर चीज़ों को नहीं जान पाता है या नहीं बता पा रहा, तो आप उसे जानिए। आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या समस्या है, उसके साथ क्या दिक्कत है, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली का मतलब है कि होम सेंटर, जो उसका स्कूल है वहीं पे उसका एग्जामिनेशन का सेंटर हो, 10वीं का या 8वीं 10वीं जो भी है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल की सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। कौन सा आंसर होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर है ए है, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा दूर ट्रैवलिंग उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ये ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है इनमें से। नकल वगैरह तो ये सब ऐसे ही काट दें, इनमें से कोई निराश की कोई बात नहीं है। ए के साथ जाइए, ए सबसे अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं 11 नंबर, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों? प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। काटिए पहले इसमें से जो नहीं है, ठीक है। ये चापलूसी हो गई। बी जो है अनुशासन ठीक लग रहा, लेकिन सी भी देखिए, सी सबसे अप्रोप्रिएट है, तो सी के साथ जाइए। अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं आपके समक्ष या अन्य टीचर के समक्ष या रियल लाइफ में भी। 12 नंबर पे आते हैं, अधिकांश बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कितनी उम्र तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। चलिए बताइए, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, बाकी 2 को लेकर आपको डाउट होगा। तो 12 का राइट आंसर है बी, 4 वर्ष। आगे आते हैं 13 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो शिक्षा दर्शन है, जो अलग अलग जो शिक्षा के दर्शन है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, साम्यवाद है, प्रयोजनवाद है, इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का जो है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंध रखता है? 13
बी होगा प्रकृतिवाद। ये पहले भी हम एक क्वेश्चन में शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, तो हमने उस पर काफ़ी बात की थी कि प्रकृतिवाद का टैगोर से भी है और अन्य भी विद्वानों पे भी हमने उसमें बात की थी कि जो है प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा लेना, उससे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वे क्या है? जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित, उपरोक्त सभी। डी होगा, सभी इनमें से संबंधित है। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे? बताइए। बाहर निकालना सॉल्यूशन नहीं है, दंड देना भी उचित नहीं है, चुप रहने के लिए कहना थोड़ा सा ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं रहेगा। ये डी के साथ जाइए। बात सुनिए, रीज़न जानिए पहले, एक दो बार तो आपको रीज़न जानने का अधिकार है ही, उसको भी बताने का अधिकार है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम डी के साथ जाएं। चलिए 16 नंबर देखिए। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, क्रियात्मक। 16 का आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए राइट आंसर है, मौखिक होगा क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, लिखित होगा नहीं, प्रायोगिक होगा नहीं, क्रियात्मक नहीं होगा। ए के साथ जाइए, ए राइट आंसर है। 17 देखिए। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या लगता है आपको 17 का आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। दोनों का प्रभाव होता है, जो उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में फैमिली के साथ साथ जो जेनेटिकली चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पे डालती है। चलिए 18 पे आते हैं। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? इनमें से कौन सी विधि है? साक्षात्कार, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट आंसर है, साक्षात्कार लेना। ठीक है, तो उससे प्रश्नों के माध्यम से हम उसकी सोच की मानसिकता को, उसके बारे में, उसकी समस्याओं को, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सभी पक्षों को जानने की हम कोशिश करते हैं या उसमें हम सफल होते हैं। आगे आते हैं 19 नंबर देखिए। अध्यापक छात्रों में व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? छात्रों के व्यक्तिगत भेद को जानना है, विभेद को, सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद करा के, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, निबंध लिखवाना तो उसकी लेखन शैली को हम जानेंगे, वाद विवाद से उसके विचारों को जानेंगे, परीक्षा परिणाम तो कोई बहुत मैटर नहीं करता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जो है व्यक्तिगत विभेद को पूछा है, तो इसे हम इसी के माध्यम से जान सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20 नंबर। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? बताइए। नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति। राइट आंसर नई शिक्षा नीति। चलिए आप बताइए मुझे, नई शिक्षा नीति कब गठित हुई थी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर जब 1 या 2 का हम दो या 3 था, आई थिंक 2 ही था, उसमें हम डिस्क्रिप्शन जब कर रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी कि नई शिक्षा नीति ये 1986, याद है? ये दूसरा या नई शिक्षा नीति है, पहला क्या क्या था? तो 1968, 68। ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित, मतलब राजीव गांधी के समय जो है कंप्यूटर शिक्षा का जो है भारत में कंप्यूटर का उसी समय आना हुआ था, तो उसी समय जो है ये चीज़ गठित हुई थी। तो पहली बात की कोठारी होगा नहीं, कोठारी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हो नहीं सकता है। बेसिक शिक्षा नीति हो नहीं सकता क्योंकि ये भी 1964-66 में है। यशपाल कमेटी 1992 में है। ठीक है,
तो नई शिक्षा नीति, कभी कभी आंसर जो है कॉमन सेंस से भी पकड़े जाते हैं। जैसे कंप्यूटर शिक्षा पूछा है तो 90 के आसपास भारत में आया है। चूंकि सिफारिश पूछा है तो 90 से पहले के आसपास का होना चाहिए कोई कमीशन। तो 86 में नई शिक्षा नीति है। इससे भी हम आराम से ऑप्शन को पकड़ सकते हैं कि हाँ 20 का ए जो है होना चाहिए, ए सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए ये आज के क्वेश्चंस थे। इसमें हमने जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ डिस्क्रिप्शन भी किए और साथ में साथ जो फैक्चुअल थे उसे भी जाने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।